हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 10 इंटरनल ट्रेड के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, हमने बाकी सभी चैप्टर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, उसको कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डेफिनेटली चैनल को चेकआउट करिए, वहां पर आपको सारे वीडियोस अवेलेबल है। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 के नाम की। तो इसका जो नाम है वो है इंटरनल ट्रेड। अब ये इंटरनल ट्रेड का क्या मतलब है? इंटरनल ट्रेड का मतलब ऐसा ट्रेड जो कि हमारे कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर होता है, जिसमें फॉरेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। मतलब जो सेलर है और जो बायर है वो दोनों इंडिया के पर्सन होंगे, तो ना तो गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगेगी और ना ही सर्विसेज पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो ये सारी चीजें जो है एक ही तरफ इशारा करती हैं कि अगर कोई गुड्स इंडिया में सेल हो रहा है और इंडिया में बाय हो रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड में आता है। अब इंटरनल ट्रेड में बहुत सारे अलग अलग चेन होते हैं, जैसे कि सबसे पहले इंडस्ट्रीज होती है, उसके बाद होलसेलर होते हैं, उसके बाद रिटेलर होते हैं, उसके बाद कंज्यूमर होते हैं। तो इन सारी चीजों को जो है हमें यहाँ पर देखना है चैप्टर नंबर 10 में। तो चलिए बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। लेकिन उसके पहले एक बात बता दूं, अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट करिए अपना कोई भी डाउट, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल ट्रेड। तो जो चैप्टर का नाम है उसका क्या मतलब है, इंटरनल ट्रेड का क्या मतलब है? द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन द नेशंस बाउंड्री इज टर्म्ड एज इंटरनल ट्रेड। जैसा कि मैंने आपको समझाया, एक नेशन की बाउंड्री के अंदर जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती है उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, जहां पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती और इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं लगती। नो कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी इज लिवाइड अपॉन देम एज दे आर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड। यानी कि वो ऐसे गुड्स है जो डोमेस्टिकली यानी कि इंडिया में ही बनाए जाते हैं, एंड आर मेंट फॉर कंज्यूमिंग डोमेस्टिकली, और वो जो है कंज्यूम भी डोमेस्टिकली ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कौन सी चीजें बनाई जाती है? बहुत सारे क्लोथ्स बनाए जाते हैं इंडिया में, तो क्लोथ्स इंडिया में बनते हैं और इंडिया में यूज होते हैं, है ना? तो वो होता है इंटरनल ट्रेड। अब यहाँ पर दो टाइप के इंटरनल ट्रेड होते हैं, पहला होता है होलसेल ट्रेड, दूसरा होता है रिटेल ट्रेड। सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन ओवर, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं थी। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर। अब आप सबसे पहले इसका नाम देखिए, नाम लिखा है फिक्स्ड, यानी कि ये बंदा अपनी जगह से नहीं हिलता है, इसकी जगह कंफर्म रहती है। शॉप, इसकी दुकान होती है एक जगह पर, वो उसी जगह पर अपने गुड्स को सेल करता है। रिटेलर यानी कि वो रिटेलर कैटेगरी का है, तो वो सारे सामान को एक ही जगह से सेल करता है, उसको बोलते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर। अब जो भी फिक्स्ड शॉप रिटेलर होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर आर दोज हु मेंटेन अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि परमानेंट वो एक ही जगह पर स्टेब्लिश होते हैं, एंड कंडक्ट देयर बिजनेस फ्रॉम देयर। दे डू नॉट नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेल देयर सर्विस और गुड्स। उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता, जिनको भी सामान खरीदना होता है वो उनके पास खुद आ जाते हैं। तो ये होता है फिक्स्ड शॉप रिटेलर। अब उनका कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। पहला, उनका ग्रेटर रिसोर्स बेस होता है और वो लार्ज स्केल पर ऑपरेट करते हैं एज कम्पेयर टू अदर ट्रेडर्स। क्योंकि जो दूसरे ट्रेडर्स हैं, अगर वो फिक्स्ड शॉप रिटेलर नहीं है तो वो हो सकता है वो जगह जगह जाकर अपना सामान बेचते हो। तो अगर कोई आदमी जगह जगह जाकर अपना सामान बेचता है तो उसके पास कम रिसोर्सेज रहते हैं, कम स्टॉक्स रहते हैं। लेकिन जो एक परमानेंट जगह पर स्टेब्लिश्ड है, उसके पास ग्रेटर रिसोर्स बेस भी होगा और साथ ही साथ वो हायर लेवल पे जो है, हायर स्केल पे अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएगा। इसके बाद सेकंड, दे डील इन मोर देन वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल्स। यानी कि ये एक ही कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करते, क्योंकि इनका एक परमानेंट स्टेब्लिशमेंट है। अभी आप इस अगर आपको परमानेंट स्टेब्लिशमेंट इमेजिन करना है तो आप एक किराना दुकान को इमेजिन करो जो आपके मोहल्ले में है। वो एक ही जगह पर रहती है, उसके पास ग्रेटर रिसोर्स बेस रहता है, लार्ज स्केल पर ऑपरेट करती है, उसके पास बहुत सारे कैटेगरी के जो है प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर चाहे वो ड्यूरेबल हो नॉन ड्यूरेबल हो, वो भी सब सारे प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल रहते हैं। वो एडिशनल सर्विस भी देते हैं, जैसे कि होम डिलीवरी हो गया या फिर आपको उधारी में माल देना, तो वो भी उन लोग करते हैं। बीइंग फिक्स्ड इन वन प्लेस दे हैव मोर क्रेडिबिलिटी इन द आइज ऑफ कस्टमर। अब ऐसा कोई आदमी जो आपको
आपके घर आके बेच रहा है और फिर गायब हो जा रहा है, उसके ऊपर आप ज़्यादा ट्रस्ट करोगे या फिर ऐसे कोई आदमी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करोगे जो एक जगह परमानेंट स्टेब्लिश है? क्योंकि अगर वो स्टेब्लिश है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो उसको छोड़ के तो भागेगा नहीं, तो वो वहीं पर आएगा, तो इससे उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट पर्पस इज सर्व्ड बाय होलसेलर्स प्रोवाइडिंग वेयरहाउसिंग फैसिलिटी? जो भी होलसेलर होते हैं वो वेयरहाउसिंग फैसिलिटी देते हैं, उससे क्या क्या फायदा होता है? वेयरहाउसिंग फैसिलिटी यानी कि गुड्स को स्टोर करने की फैसिलिटी देते हैं होलसेलर, उनसे क्या क्या फायदा होता है? होलसेलर प्रोवाइडिंग वेयरहाउस फैसिलिटी सर्व द फॉलोइंग पर्पस। पहला, दे परचेज गुड इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चर स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द परचेज गुड्स टू रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटीज। यानी कि ये जो है गुड्स खरीदते हैं बल्क में, ठीक है, उसके बाद इसको स्टोर करते हैं, उसके बाद स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर को सप्लाई करते हैं। अगर ये नहीं होते, वेयरहाउस फैसिलिटी नहीं देते, तो रिटेलर को बल्क में परचेस करना पड़ता, जिससे उनको अपनी दुकान में काफी ज्यादा स्पेस उनकी रुक जाती। तो ये एक बेनिफिट यहाँ पर है। दूसरा, being situated near the center of distribution, they are known as place of utility। जो भी ये होलसेलर्स का फेयर हाउसिंग फैसिलिटी रहता है, वो हमेशा जो है सेंटर में रहता है। समझ लो अगर होलसेलर के 4-5 ब्रांच है, तो 4-5 ब्रांच के बीच में हमेशा उन लोग जो है अपना वेयर हाउसिंग फैसिलिटी रखते हैं, जिसको बोलते हैं प्लेस ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि वहां से सारे सेंटर्स तक सामान पहुंचाना बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर तीसरा, द बल्क परचेजिंग डन बाय डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प मैन्युफैक्चरर अंडरटेक लार्ज स्केल प्रोडक्शन विदाउट वरिंग अबाउट स्टोरेज इशू। इससे जो है मैन्युफैक्चर को भी फायदा होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर को गुड्स स्टोर नहीं करना पड़ता, गुड्स होलसेलर स्टोर करता है, तो इसीलिए मैन्युफैक्चर को भी रेंट पर कोई वेयर हाउस नहीं देना पड़ता, कोई गोडाउन देना पड़ता अपने गुड्स को रखने के लिए, और साथ ही साथ वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे जो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल उनको मिले और उनका कॉस्ट सस्ता हो जाए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाउ डज मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय होलसेलर्स बेनिफिट द मैन्युफैक्चरर? यानी कि जो भी होलसेलर होते हैं उनके पास कुछ मार्केट की इंफॉर्मेशन रहती है, क्योंकि वो मार्केट में रहते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं वो मार्केट में नहीं रहते, मैन्युफैक्चरर कहीं दूर सिटी के बाहर बैठे होते हैं और वो अपनी फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस करते होते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आपको बता दूं कि जो भी इन फैक्ट्रीज वालों को चीजें बताई जाती हैं वो होलसेलर बताता है, क्योंकि होलसेलर को सब चीज पता होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में कोई ऐसे कपड़े का ट्रेंड चल रहा है जो बहुत ज्यादा फेमस है, तो होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर को बताता है कि मेरे को ये क्लोथ चाहिए, इसकी ज्यादा ट्रेंड है। या फिर कोई चीज नहीं चल रही है मार्केट में, तो उसके बारे में भी मैन्युफैक्चरर बताएगा कि इस चीज की प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये भी मैन्युफैक्चरर बताएगा। तो ये सारी चीजें जो है होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बताता है, ठीक है, क्योंकि होलसेलर मार्केट में रहता है और मैन्युफैक्चरर मार्केट में नहीं रहता, इसीलिए। अब पढ़ते हैं। मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय होलसेलर बेनिफिट्स मैन्युफैक्चरर इन द फॉलोइंग वेज। इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंसेस ऑफ कस्टमर एंड देयर टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर का कैसा टेस्ट है, कस्टमर क्या खरीदना चाहता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जो भी मार्केटिंग कंडीशन है, मंदी चल रही हो, तेजी चल रही हो, वो सारी चीजों के बारे में होलसेलर बताता है। गुड्स डेट आर इन डिमांड अमाउंट कस्टमर। जो ज्यादा डिमांड में गुड्स है उनको कैसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए, ये होलसेलर बताता है मैन्युफैक्चरर को। लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है मार्केट में, कौन सी दूसरी इंडस्ट्री है जो सेम क्लॉथ बना रही है, तो उन सभी कंपटीशन के बारे में भी होलसेलर बताता है। यूजिंग सच इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स दैट सूट द कस्टमर्स नीड। जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कस्टमर के लिए अच्छे हों। How does the wholesalers help the manufacturer in availing the economies of scale? Economies of scale का मतलब है कम दाम में गुड्स प्रोड्यूस करना। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे उतना आपको पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। क्यों कम आती है? अब मान के चलो आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, अब आप उसमें 10,000 यूनिट्स बनाओगे तो भी आपको अपने गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप 20,000 यूनिट्स बनाओगे तो भी 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 10,000 यूनिट्स बनाओगे तो पर यूनिट 1 रुपये होगा। लेकिन अगर आप 20,000 यूनिट बनाओगे तो पर यूनिट 0.5 पैसे होगा। तो ये होता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल।
तो होलसेलर कैसे मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है कि उसको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिल सके। पहला, परचेज गुड्स इन बल्क क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि वो बल्क में गुड्स खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, जिससे मैन्युफैक्चरर को हेल्प होती है कि वो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करे और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को लेकर आए, और उसके बाद वो रिटेलर्स को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। बाय प्रोवाइडिंग मैन्युफैक्चरर विथ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रिड्यूस बर्डन ऑफ स्टोरेज। अगर आपको होलसेलर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी दे रहा है तो आपके ऊपर जो स्टोरेज का बर्डन होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको स्टोरेज की अभी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्रिएट टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी एंड इनेबल मैन्युफैक्चर टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन लार्ज स्केल। जो भी टाइम और प्लेस की यूटिलिटी है वो सारी चीज़ें होलसेलर मैनेज कर लेता है, जिससे मैन्युफैक्चरर को लार्ज स्केल में गुड्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो डिफरेंस बिटवीन टाइप के क्वेश्चन है, जो कि फटाफट हो जाते हैं 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल लाइन स्टोर एंड स्पेशलिटी स्टोर। कैन यू आइडेंटिफाई सच स्टोर्स इन योर लोकेलिटी? सबसे पहले बात, सिंगल लाइन स्टोर क्या होता है? जो एक ही तरह के सामान को बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं एक मिठाई की दुकान की, तो मिठाई की दुकान में सारी मिठाइयाँ ही बिकती है ना? तो चाहे उसमें आप काजू कतली लो, कलाकंद लो, मिल्क केक लो, रसमलाई लो, वो सारी चीज़ें आपको उस मिठाई की दुकान में मिल जाएगी। तो ये होता है सिंगल लाइन स्टोर्स। लेकिन अगर बात करूँ स्पेशलिटी स्टोर की, तो स्पेशलिटी स्टोर में खाली एक ही प्रोडक्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने स्पेशलिटी स्टोर डाला रसमलाई का, तो मैं खाली रसमलाई ही बेचता हूँ उसमें। तो लोगों को क्या है, जब भी रसमलाई चाहिए ना, तब कोई और दुकान का नाम उनके माइंड में नहीं आता, उनके माइंड में सीधा मेरी दुकान का नाम आता है, तो वो सीधा भाग कर रसमलाई लेने मेरी दुकान पर आ जाते हैं, है ना? तो ये होता है डिफरेंस। सिंगल लाइन स्टोर में उस टाइप के प्रोडक्ट्स रहते हैं, लेकिन स्पेशलिटी स्टोर में एक ही प्रोडक्ट रहता है। अब पढ़ते हैं मीनिंग। स्टोर्स डीलिंग विथ ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड सिंगल लाइन स्टोर्स। स्टोर्स डीलिंग विथ वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन ऑफ अ प्रोडक्ट, स्पेशलिटी स्टोर। लोकेशन कैन बी लोकेटेड एट एनी मार्केट प्लेस। जो सिंगल लाइन स्टोर है वो कहीं पर भी लोकेट हो सकते हैं, लेकिन जो स्पेशलिटी स्टोर होते हैं वो हमेशा मार्केट के सेंटर में लोकेटेड होते हैं। एग्जाम्पल, ए स्वीट शॉप सेलिंग ऑल वेराइटीज ऑफ स्वीट, जैसा कि मैंने आपको समझाया। सिंगल लाइन स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर, ए स्वीट शॉप प्रोड्यूसिंग ओनली बेसन लड्डू। तो जो खाली बेसन लड्डू बना रहा है वो स्पेशलिटी स्टोर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड स्ट्रीट शॉप्स? दोनों में फर्क होता है। स्ट्रीट स्ट्रीट तो दोनों में है, लेकिन स्ट्रीट जो शॉप्स है वो हमेशा फिक्स रहती है, लेकिन जो ट्रेडर्स है वो आते जाते रहते हैं, है ना? तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब पढ़ते हैं इसका डिफरेंस। डेफिनेशन, स्मॉल ट्रेडर्स हु सेल लो कॉस्ट आइटम्स ऑन स्ट्रीट आर कॉल्ड स्ट्रीट ट्रेडर्स। जो भी स्ट्रीट ट्रेडर्स रहते हैं वो लो कॉस्ट में अपना सामान बेचते हैं, लेकिन स्ट्रीट शॉप्स वो होते हैं ट्रेडर्स हु हैव शॉप्स सिचुएटेड इन द स्ट्रीट साइड एंड सेलिंग गुड्स। जिनकी शॉप रोड में होती है, रोड में सिचुएटेड होती है, उनको बोलते हैं स्ट्रीट साइड शॉप। अब आते हैं शॉप्स। नो परमानेंट शॉप। स्ट्रीट ट्रेडर के पास कोई परमानेंट शॉप नहीं होता, लेकिन स्ट्रीट शॉप्स के पास परमानेंट शॉप होता है। प्रोडक्ट, न्यूज़पेपर, वेजिटेबल हॉकर्स, ये सारे स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं। ग्रोसरी आइटम्स, जेरॉक्स की कॉपी वाले शॉप्स, ये सारे स्ट्रीट शॉप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर। जो भी होलसेलर सर्विस देता है मैन्युफैक्चरर को, उनके बारे में बताइए। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि गोडाउन सर्विस देता है, और फिर जो है बल्क में गुड्स परचेज करता है, ये सारी सर्विस होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है। पहला, वही गुड्स बल्क में खरीदना और उसको रिटेलर को स्मॉल क्वांटिटी में बेचना। दूसरा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए एनकरेज करना, क्योंकि वो सारे गुड्स को एक बार में खरीद लेता है। रिड्यूस बर्डन ऑन मैन्युफैक्चर फॉर स्टोरेज के लिए जो भी बर्डन होता है उसको रिड्यूस कर देता है। हेल्प मैन्युफैक्चरर विथ मार्केट इंफॉर्मेशन एंड कस्टमर प्रेफरेंस। ये भी मैंने आपको पहले समझा रखा है। तो ये चारों पॉइंट मैंने आपको पहले समझा रखे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय रिटेलर टू होलसेलर एंड कंज्यूमर? जो रिटेलर्स होते हैं उनके बारे में बात की गई है कि रिटेलर्स होलसेलर को और कंज्यूमर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है।
सबसे पहला, by providing information to customer about the new products that are available in the market, they help consumers in dealing the product to deciding the product to buy. अब होता क्या है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और मार्केटिंग का खर्चा करने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो होलसेलर वो प्रोडक्ट रिटेलर को देता है एज अ सैंपल बेसिस, और रिटेलर अगर वो प्रोडक्ट अच्छा होता है तो अपने लॉयल कस्टमर को रिकमेंड करता है, जिससे क्या होता है कि होलसेलर की मार्केटिंग होती है रिटेलर के थ्रू। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात हो जाती है होलसेलर के लिए। They also provide information to wholesaler about the taste and preference of consumer, prevailing condition of the market and existing competitors। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक होलसेलर मैन्युफैक्चरर को दे रहा था, अब हमको पता चले कि वो इंफॉर्मेशन होलसेलर को कौन देता है, रिटेलर देता है। रिटेलर बताता है कि कस्टमर का टेस्ट कैसा चेंज हो रहा है, कस्टमर के क्या प्रेफरेंसेस है। इसके बाद जो भी एग्जिस्टिंग कंपटीशन है वो होलसेलर को बताता है रिटेलर, और फिर होलसेलर बताता है मैन्युफैक्चरर को। By storing of wide variety of goods based on consumers' taste, they help customer in choosing the best product। कस्टमर को रिटेलर कैसे हेल्प करता है, उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं होलसेलर से, लेकिन वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो अच्छा होता है वो अपने कस्टमर को बेचता है, जिससे कस्टमर को ज़्यादा चॉइस करने में डिफिकल्टीज नहीं होती है। रिटेलर ऑल्सो प्रमोट गुड्स एज दे आर इन डायरेक्ट टच विद द कस्टमर। रिटेलर जो है गुड्स को प्रमोट करता है क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर के लिंक में रहता है, एनहेंस इन द बेस्ट पोजीशन टू रिकमेंड एंड दस हेल्प इन सेल्स फॉर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। मैन्युफैक्चरर और होलसेलर का गुड्स बेचने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रिटेलर। दे ऑल्सो हेल्प इन फैसिलिटेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर फॉर कंजप्शन। अब होलसेलर जो है वो डायरेक्ट तो रिटेलर को सेल नहीं कर सकता, तो जो होलसेलर है, होलसेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल नहीं कर सकता, सॉरी, होलसेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल नहीं कर सकता, तो वो रिटेलर को सेल करता है। फिर वो रिटेलर जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कस्टमर तक अपना सामान पहुंचाता है। तो ये था दोस्तों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए अपना डाउट, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।